हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य किस प्रकार से हुआ था। ठीक है ना, यानी अंग्रेज बंगाल को किस तरीका से अपने अधिकार में कर लिया था, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला प्रांत में एक सबसे अच्छा समृद्ध प्रांत बंगाल था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे प्रांत थे, उसमें से सबसे जो समृद्ध और शक्तिशाली प्रांत था वो क्या था, तो वो था बंगाल। सर्वाधिक संपन्न था ये बंगाल। ठीक है दोस्तों, और बंगाल के जो शासक थे मुर्शिद कुली खां। कौन थे? एक स्वतंत्र शासक था कौन? मुर्शिद कुली खां। परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व यानी कर भेजता था। ये मुर्शिद कुली खां है दोस्तों, ये एक स्वतंत्र शासक है। तब एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का एक स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का एक स्वतंत्र नवाब या शासक नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र नवाब था यानी शासक था। लेकिन ये मुर्शिद कुली खां जो था दोस्तों, वो यह मुगल साम्राज्य को यानी मुगल बादशाह को राजस्व यानी टैक्स कर भेजता था। तो यहाँ पे थोड़ा प्रश्न बनता कि मुर्शिद कुली खां के समय मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों फर्रुखसियर। कौन है? फर्रुखसियर। और उसके बाद एक और है, ठीक है ना, तो फर्रुखसियर था मुर्शिद कुली खां के समय, यानी मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो मुर्शिद कुली खां फर्रुखसियर को राजस्व भेजता था, कर टैक्स पैसा भेजता था, धन भेजता था। देखिए उसके बाद मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ना ढाका से मुर्शिदाबाद किया था। याद रखना, ये मुर्शिदाबाद कहाँ पे दोस्तों? तो ये भागीरथी नदी के किनारे बसा है मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी यानी बंगाल की राजधानी कहाँ? ढाका से मुर्शिदाबाद कर लेता है, स्थानांतरित कर लेता है। ये ध्यान रखना, मुर्शिद कुली खां ने ही इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। याद रखना, इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने किया था। इसके साथ साथ वो क्या किया था? तो वो तकाबी ऋण आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। तकाबी ऋण क्या है? यानी कि किसान के खेती के लिए जो ऋण दिया जाता था वो तकाबी ऋण प्रदान किया था। कौन? मुर्शिद कुली खां, जो कि बंगाल के नवाब है। मुर्शिद कुली खां के बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना है दोस्तों, वो इसका दामाद शुजाउद्दीन बना है। कौन बना है? शुजाउद्दीन। ठीक है, एक साल ये रहा, इसके जस्ट बाद कौन बन जाता है? सरफराज बन जाता है, बंगाल का नवाब। याद रखना, मुर्शिद कुली खां क्या उत्तराधिकारी कौन बना है? तो शुजाउद्दीन, जो कि इसका दामाद है, मुर्शिद कुली खां का दामाद है। ठीक है, उसके बाद इसके शुजाउद्दीन के बाद कौन बनता है? सरफराज। कौन बनता है? सरफराज। तो याद रखिएगा, यहाँ पे है 1740 ईस्वी के गिरिया युद्ध में। कौन से युद्ध में? गिरिया युद्ध में सरफराज को मार देता है। कौन मारता है इस युद्ध में? गिरिया युद्ध में सरफराज, ये जो कि बंगाल का नवाब है दोस्तों, यानी इसका उत्तराधिकारी जो बना था शुजाउद्दीन के बाद कौन आता है दोस्तों? सरफराज। तो सरफराज को कौन मारता है? तो गिरिया युद्ध में सरफराज को बिहार के सर सूबेदार जो है, बिहार के सर सूबेदार अलीबर्दी खां। कौन? अलीबर्दी खां किसको मार देता है? तो गिरिया युद्ध में सरफराज को मार देता है। तो 1740 ईस्वी के गिरिया युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीबर्दी खां बंगाल का क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। ठीक है ना, और ये सरफराज ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य के शासक को यानी मुगल शासक को कर देना क्या कर देता? बंद कर देता। दोस्तों देखिए, ये मुर्शिद कुली खां टैक्स दे रहा था, कर दे रहा था, शुजाउद्दीन भी दिया है, सरफराज भी दिया है, लेकिन ये अलीबर्दी खां जब बना बंगाल का नवाब, तो ये मुगल बादशाह को कर देना, टैक्स देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। अलीबर्दी खां मुगल शासक को, मुगल बादशाह को क्या देना? टैक्स देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसने अपने शासन काल में बंगाल को बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली बना दिया था। ठीक है ना, और इसी के शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग, क्या चीज? भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ठीक है ना, और ये जो है अलीबर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो अलीबर्दी खां का दामाद सिराजुद्दौला कौन बना? बंगाल का नवाब बना। कौन? सिराजुद्दौला।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए सिराजुद्दौला के बारे में जान लेते हैं। सिराजुद्दौला से एक घटना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1700 देखिएगा 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी के त्रासदी नामक घटना, इसी से जुड़ा हुआ है सिराजुद्दौला से। ये काल कोठरी की त्रासदी ये क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए 20 जून 1756 ईस्वी को, ठीक है ना, किसके अनुसार, तो इसके रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार, जेड हॉलवेल इस घटना का उजागर किया। जेड हॉलवेल ने कहा, हॉलवेल ने सबको बताया कि 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज व्यक्ति को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, ठीक है ना। आज सुबह होकर जब उसको खोला गया, किसको, उस काल कोठरी को खोला गया, तो 146 व्यक्ति में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, ठीक है ना। तो उस काल कोठरी में जो 146 अंग्रेज को सिराजुद्दौला बंद कर दिया था, तो उसमें से कितना बचा, 23 व्यक्ति बचा। इसी घटना को हम काल कोठरी की त्रासदी कहते हैं। इस घटना का उद्गार रचयिता कौन है, तो जेड हॉलवेल है। अब ये सच है गलत है इसी पे डिपेंड करता है, यही सबको बताया था, ठीक है दोस्तों। तो 23 व्यक्ति बचा था, इसी घटना को हम काल कोठरी की त्रासदी कहते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि किस प्रकार से बंगाल के नवाब बदल रहे हैं, ठीक है। तो सिराजुद्दौला अभी बंगाल के नवाब है, ठीक है। अब देखिए सिराजुद्दौला के साथ अब युद्ध करता है अंग्रेज। देखिए पलासी का युद्ध आपको याद रखना है, 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध होता है, याद रखना। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध होता है। और पलासी के युद्ध में कौन कौन भाग लेता है, देखिए अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बनेगा, ठीक है दोस्तों। यही युद्ध के जीतने के बाद 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज का सेनापति है, अभी वर्तमान में क्या है, अंग्रेज का सेनापति है रॉबर्ट क्लाइव, और किसके बीच, तब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तब पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिससे काल कोठरी की त्रासदी घटना संबंधित है। तो याद रखिए सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। देखिए सिराजुद्दौला को क्या किया, तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति मंत्री था, कौन था, सेनापति था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण वो इसको चीट कर दिया, धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला का अपना सेनापति जो मीर जाफर था, वो सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव से हार जाता है, ठीक है दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध हुआ पलासी का युद्ध, उसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। कारण क्या है इसका, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो सिराजुद्दौला को क्या कर दिया, धोखा दे दिया, इसी कारण से वो युद्ध हार जाता है। अब युद्ध हार गया, ठीक है, जिसके कारण बंगाल का नवाब उसके बाद जो था ये रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज, ठीक है ना, किसको बना दिया, मीर जाफर को बना दिया, क्योंकि मीर जाफर अंग्रेज को सहायता किया, ठीक है ना, इसीलिए मीर जाफर को अंग्रेज क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। सिराजुद्दौला हट गया और अब बन कौन गया, मीर जाफर बंगाल के नवाब, नए नवाब बन गए, ठीक है। अब देखिए ये मीर जाफर को अंग्रेज अपने अनुसार चलाएगा, उसको जो कहेगा वही करना होगा, क्योंकि अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से कहीं ना कहीं यहीं से बंगाल क्या हो गया, अंग्रेज के आधिपत्य में आ गया। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज के आधिपत्य में बंगाल आ जाता है, क्योंकि बंगाल का जो नवाब है वो अंग्रेज के द्वारा ही बनाया गया है और अंग्रेज के इशारे पर काम करेगा। अगर नहीं करता है तो उसको फिर से हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे को बना दिया जाएगा, ताकि अंग्रेज अपने अनुसार बंगाल के नवाब को बनाया है। नवाब जो है बंगाल के आदमी है, लेकिन काम किसके लिए करेगा, वो अंग्रेज के लिए करेगा। देखिए आगे क्या होता, अंग्रेज ने नवाब मीर जाफर को हटा दिया। अब देखिए क्या किया, उल्टी टाई किया होगा, इधर उधर किया होगा, क्या मीर जाफर को क्या कर दिया, अंग्रेज हटा दिया, बोला तुम्हारा कोई जरूरत ना, तुम हट जाओ। यानी मीर जाफर को क्या कर दिया, वो अंग्रेज बंगाल के नवाब से हटा दिया। और मीर जाफर के जो दामाद है,
मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। उसको क्या किया? बना दिया। सिंपल है। मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, इसीलिए उसको ज्यादा दिन तक नहीं रखा। हो सकता है वो धोखा दे दे अंग्रेज को, धोखाधड़ी वाले आदमी को ज्यादा दिन नहीं रखा जाता। चलिए, मीर जाफर को अंग्रेज हटा दिया और इसके दामाद जिसका नाम क्या? मीर कासिम। क्या है? मीर कासिम। तो मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। कौन? अंग्रेज ही बनाया है। फिर से अंग्रेज मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। ठीक है दोस्तों, मीर कासिम, देखिए मीर कासिम थोड़ा दिमाग लगाता है। मीर कासिम क्या किया? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। देखिए, ये जो मेरा पहला था ये था कौन? मुर्शिद कुली खान। वो अपनी राजधानी ढाका से क्या किया था? मुर्शिदाबाद। कहा क्या था? ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी ले गया था। ठीक है, अभी राजधानी क्या था? मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के किनारे था, याद रखिएगा। ठीक है ना। और ये मीर कासिम क्या किया है? राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया। तो आपको याद रखना है, बंगाल की राजधानी ढाका के बाद मुर्शिदाबाद के बाद क्या चीज? मुंगेर हुआ। मुंगेर कौन बनाया है? तो मीर कासिम बनाया। मुर्शिदाबाद कौन बनाया है? तो मुर्शिद कुली खान बनाया मुर्शिदाबाद। याद रखना आपको। तो ये मुंगेर बन गया बंगाल की राजधानी, नई राजधानी। ठीक है ना। देखिए, अब ये वहां राजधानी ले गया। ठीक है ना। अब वहां से प्लानिंग करेगा युद्ध करने के लिए। किससे? अंग्रेज से। ठीक है ना। तो जाके युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बंगाल का गवर्नर कौन है अभी? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान में रखना है। देखिए, बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। याद रखिएगा, किसके बीच होता है? देखिए, अंग्रेज के बीच होता है। और याद रखिएगा, मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब है, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। कौन? एक आदमी हो गया क्या जी? बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम। अवध के नवाब कौन? शुजा-उद-दौला। ठीक है ना, शुजा-उद-दौला। दो आदमी हो गया। और एक मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय। तीन आदमी, एक तरफ से और दूसरी तरफ से कौन? अंग्रेज। ठीक है ना। एक तरफ से कौन है? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। दूसरा कौन है? मीर कासिम बंगाल के नवाब। और तीसरा कौन है? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तीन एक तरफ से है। अपोजिट में कौन है? तो अपोजिट में अंग्रेज है। लेकिन अंग्रेज के पास क्या अच्छा वेपन्स था, मॉडर्न वेपन्स था। उस समय हथियार थे अच्छे, मतलब राइफल थे, तोप थे। तो जिसके कारण इसके पास साधन अधिक था अंग्रेज के पास। ठीक है ना। और इसके पास साधन क्या था? कम था, हथियार कम थे। जिसके कारण ये तीनों मिलने के बावजूद भी बक्सर की युद्ध क्या करते हैं? अंग्रेज से हार जाते हैं। ठीक है ना। अंग्रेज से क्या करते हैं? हार जाते हैं। उस समय अंग्रेज का जो सेनापति था कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। और ये जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट को शाह आलम द्वितीय, ये तीनों क्या करते हैं? बक्सर के युद्ध को अंग्रेज से हार जाते हैं। याद रखिएगा। और उस समय जो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीका से बंगाल पूरी तरह से अंग्रेज के आधिपत्य में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हम जानने वाले हैं कि फिर बंगाल के जो गवर्नर बन गए अंग्रेज, कौन? स्टार्टिंग में कौन बना है? याद रखिएगा, कौन बना है स्टार्टिंग में? रॉबर्ट क्लाइव बना है। फिर किस तरीका से बंगाल के नवाब अपने अपने नियम को लगाएंगे और किस तरीका से वो नवाब चेंज होते जाएंगे, तो अगला हमको पढ़ना है नेक्स्ट के बंगाल पर अंग्रेज यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है ना। तो इस तरीका से हमको अगला टॉपिक पढ़ना होगा। तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि बंगाल पर किस तरीका से अंग्रेज क्या कर लिया? आधिपत्य जमा लिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा। ठीक है, जय हिंद।